नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मिशन 2024 जिसकी तैयारी 1 साल पहले से होनी अब शुरू हो गई है। जीत की इबारत लिखने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने लेवल पर बैठक कर रही है। माफ कीजिएगा। तो वहीं देश की सबसे बड़ी बीजेपी एक्टिव हो गई है, जो कि बड़ी पार्टी कही जाती है, और कार्यकारिणी की बैठक के जरिए संगठन के स्तर पर खामियों, गठबंधन की गांठ को दुरुस्त करने के साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी अब काम कर रही है। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष की कोशिश बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं का एक चक्रव्यूह गढ़ने की है। साथ ही हम आपको बता दें, इससे पार पाने के लिए बीजेपी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अमित शाह का कहना है कि साल 2024 में एक बार फिर से सरकार अपनी ही सरकार का खिताब रचने जा रही है, लिखने जा रही है, और 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव पर एक बार फिर से भाजपा जो है वो काबिज होगी सत्ता पर। ऑक्सीजन की तलाश में लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जिसमें एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा भी आप देख सकते हैं, जो कि अपने वजूद को बचाने की कोशिश में लगी है। तो वहीं राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाल रहे हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी भी 2024 के लिए शंखनाद लेकर ताल ठोक रही है। विपक्ष की कतार में ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव, नीतीश कुमार जैसे कई बड़े दिग्गज कतार में खड़े हैं। तो वहीं मुख्य विपक्ष की भूमिका में देखे जा रहे हैं। लेकिन साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, साथ ही मिजोरम में चुनाव होने हैं। तो वहीं हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होने के पूरे आसार दिखाई पड़ते हैं। अब तय है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का सपना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। आज हम इन सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और इन चर्चा और बातचीत के दौरान ही प्रधानमंत्री संबोधन भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में। लगातार वहां से आप लाइव भी देख रहे थे। लेकिन ऐसे में आप देखिए, हर 3 महीने पर कहा जाता है ये कार्यकारिणी की बैठक होती है, और बूथ लेवल पर जो कार्यकर्ता है, जो काम कर रहा है, उसको सुदृढ़ करने की कोशिश भाजपा करती है। तो एक तरफ आप देखिए, विपक्षी अभी भी अपने खेमे को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, और एक दूसरी तरफ भाजपा अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता के लिए भी काम करने की कोशिश कर रहा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को कितना और काम करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी मंत्र को, नरेंद्र मोदी को, नमो नमो के मंत्र को हराने के लिए विपक्षी क्या कुछ करे, और कैसे 2024 में जो उनका सपना है सत्ता पे काबिज होने का, वो कैसे सफल हो पाएगा। आज उसी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार किया है। आप देखिए क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में, विपक्ष में, और उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। साल 2023 का आगाज होने के साथ ही बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को टॉप गियर में डालना शुरू कर दिया है। चुनावी चौसर बिछ चुकी है। पक्ष से लेकर विपक्ष तक जीत की इबारत लिखने को तैयार हैं। चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन तमाम पार्टियों ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बीजेपी का अपना एक स्टाइल है जो मोदी शाह के दौर में काफी सफल माना जाता है। बिना रुके लगातार चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ते रहना, एक चुनाव खत्म हो तो अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाना। 2014 से लेकर अब तक कुछ इसी तरह चलता रहा है, और इसी का नमूना दिल्ली में जारी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में दिखाई दे रहा है। सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो किया, और मंगलवार को पार्टी के नेताओं को मोदी मंत्र मिला, जिसमें मिशन 2023 और 24 को लेकर मंत्रणा हुई। पीएम मोदी का रोड शो और बीजेपी की बैठक मायने रखती है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति बना ली है, जिस पर चलकर मिशन 2024 को साधा जाएगा।
दिल्ली अभी दूर है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्षी पार्टियों की कोशिश बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह गढ़ने की है, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो। केसीआर से लेकर तमाम विपक्षी नेता बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कहा जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव में पार्टी को फायदा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति एक कदम आगे की है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने 24 की लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन जेपी नड्डा ने महासचिव और प्रभारियों से आगामी 9 चुनाव में जीत दिलाने की दिशा में काम करने की अपील की। 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें से 5 राज्यों में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, यानी इन 5 राज्यों में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की भी चुनौती है। वहीं 4 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में जीतने की भी चुनौती है। 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति को समझे तो नया संसद भवन, G20 का स्टेज, राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो एक दमदार नैरेटिव के साथ नए साल का स्वागत करने वाली है। बीजेपी 24 की तैयारी में जुट गई है तो विपक्ष ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह के समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि 24 के चक्रव्यूह की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और चुनावी युद्ध में कितने और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देख ली, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भाजपा के, बहुत बहुत स्वागत आपका। परिमल कुमार, प्रवक्ता जदयू से, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय सरकार, नेता टीएमसी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। रविंदर सिंह ढूल, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहला सवाल मेरा कौशल कांत मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता। कौशल कांत जी, इस साल 9 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल जो कि तय करेगा 2024 में फाइनल जंग कैसी होगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ सारे इलेक्शन लड़ती है। आगे आने वाले चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। आज जहां फर्क देखिए, जहां विपक्ष का मुद्दा क्या है, विपक्ष का मुद्दा यह है कि मोदी जी को हराना, मोदी जी को हटाना, और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा यह है कि भारत को विकसित देश से, विकासशील देश से निकाल करके विकसित बनाना, 3rd नंबर की इकोनॉमी बनाना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ले जाना। हम आजादी का उत्सव महोत्सव मना रहे हैं, G20 की लीडरशिप कर रहे हैं। हम चुनाव के साथ साथ देश का विकास हमारा फोकस है। और जहां तक बाकी सारे विपक्षियों की बात करें तो अभी भी देखिए कि उनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से सारे टुकड़ों को जोड़ करके, भानुमति का टुकड़ा जोड़ करके वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को सत्ता से हटाना। पर ये सपना उनका सपना ही रहने वाला है। क्योंकि अगर हम देखते हैं अभी वो लोग अपने पार्टी जोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने नेताओं की तलाश में है। राहुल गांधी का पुनर्जन्म करने की कोशिश की जा रही है जिससे विपक्ष में एक नेता स्थापित हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पे काम कर रही है, पन्ना प्रमुख के लेवल पे काम कर रही है। पिछली बार हमने आइडेंटिफाई किए थे करीब 75,000 बूथ ऐसे थे जो कमजोर बूथ थे, लेकिन हम लोगों ने अप्रोच करके संगठन की शक्ति से 1.25 लाख से ज्यादा बूथों को हम कवर कर चुके हैं। यानी कि हम समय से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारी पूरी है और पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में आने वाली है। देश उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है, परिमल कुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कह रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं बूथ लेवल पर एक दूसरे को एकजुट करने की हमारी तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री 3 महीने पे आप देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, बूथ लेवल पे तैयारियां। मैंने पूछा कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में ये सेमीफाइनल आप लोग खेलिएगा और यही तय करेगा 2024 के लिए। तो कह रहे हैं हम तो जोड़ रहे हैं, हम जुटे हुए हैं और हम तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। लेकिन भाजपा अभी भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में ही लगा है। दिल्ली दूर है उनके लिए,
परिमल कुमार जी? देखिए, बीजेपी दो ही काम करती है। एक तो उसको किसी तरह सत्ता सुख चाहिए, हाँ, चाहे वो धार्मिक उन्माद फैलाकर, हाँ, या फिर उसके लिए वो हमेशा सालों भर विकास से तो इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मात्र जो है किसी तरह सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए अपना बूथ मैनेजमेंट इत्यादि की बात करते रहते हैं। हाँ, जहां तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि इनका उद्देश्य है कि भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाना। तो देखिए, 2014 में जब भाजपा या नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने कुछ एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जिसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा भी था, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, नमामि गंगा प्रोजेक्ट इत्यादि ये लाए थे। और इसका टारगेट था 2020 तक। आपको मैं बतला दूं कि जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था उसका उद्देश्य था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 16% से 25% ले जाना, ताकि रोजगार इत्यादि का संवर्धन हो सके। तो 2020 तक तो इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, और फिर लोगों को दिलासा दिलाने के लिए और झूठे वादे के लिए इसको 5 वर्ष तक एक्सटेंड कर दिया। वही स्थिति लगभग नमामि गंगे प्रोजेक्ट की हो गई। देखिए, गंगा माता तो हिंदू के भावनाओं से जुड़ी हुई हैं और हम सभी उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भाव भी हमारी है। लेकिन बीजेपी के नमामि गंगे प्रोजेक्ट, लेकिन सवाल बहुत जेन्युइन है उनका, जेन्युइन था, सवाल बहुत जेन्युइन है उनका। जल्दी कि किसी तरह धार्मिक उन्माद फिर फैलाना। इन्होंने तृतीय अर्थव्यवस्था की बात की, तो मैं बतला दूं, अभी ये बोलते हैं कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। यदि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है तो भारत पर 140 लाख करोड़ का रुपए का कर्ज क्यों है? यदि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है तो जब भारत में कोई बच्चे का जन्म होता है औसतन 1 लाख रुपया उस पर कर्ज होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा है कि भारत विश्व के 30 ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जहां भूखमरी चरम पर है। भारत सरकार की सेंट्रल इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भारत सरकार बेरोजगारी संबंधी आंकड़े छुपाना चाहती है, और नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के दौरान बेरोजगारी पिछले 45 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। 2 मेहमान और परिमल जी थोड़ा जल्दी प्लीज, 2 मेहमान और हमारे साथ, जल्दी से मिलवा देते हैं, उसके बाद फिर आप आइएगा। परिमल जी बहुत अच्छा बोलते हैं आप। संजय सरकार नेता टीएमसी के, आपने कौशल कांत मिश्रा को सुना, दूसरी तरफ जदयू के जो प्रवक्ता हैं परिमल कुमार जी, आपने उनको भी सुना। कौशल कांत मिश्रा जो कि भाजपा के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा संगठन मजबूत है और हम अब लगातार काम करते जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। हमने 14 से लेकर के अभी तक जितने काम किए हैं, वक्त आ गया है उन उपलब्धियों को गिनाया जाए, उनको एकत्रित किया जाए। लेकिन विपक्ष में अभी भी कमी है, एकजुटता की कमी है। आप देखिए ना, अभी परिमल कुमार जी बात तो कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए खुद बिहार में आरजेडी और जदयू में अभी भी आपसी मनमुटाव चल रहा है, देखने को मिलता है। ऐसे में कैसे विपक्ष एकजुट हो गया 2024 के लिए? कैसे नरेंद्र मोदी से, खुद मोदी से, जो इतना बड़ा चेहरा है, उनसे लड़ेगी कैसे? प्रीति जी, गुड इवनिंग। मैं एक चीज आपको बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोला ना, देश बहुत वित्तशाली होगा, हाँ हुआ। 200 लाख करोड़ रुपया हम लोग कर्जा का बोझा लेकर बैठे हुए, ठीक है। करप्शन में हम 85 प्लेस है वर्ल्ड में, ठीक है। मैं आपको बता रहा, हंगरी में 107 नंबर में मेरा देश का नाम ज्यादा वर्ल्ड में। मतलब जो सबसे बड़े, मतलब जो अगर भ्रष्टाचार पार्टियां 4 नंबर में गिना जाता है भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वॉशिंगटन टाइम में ये लिखा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पेपर काटिंग चाहिए तो मैं आपको दे रहा है, ठीक है ना। और रह गया भारत का नौजवान का, जो कितना नौकरी मिला ये 8 साल में, 8 लाख आदमी को भी नौकरी नहीं मिल चुके हैं इनके गवर्नमेंट के समय में। मैं आपको एक चीज, गुजरात में कितना कर्जा, 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा है। मैं आपको 1500 वैकेंसी के लिए गुजरात में 18 लाख आदमी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा है, वहां पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर है उसको 5,400 रुपया मिलता है 4 साल के सर्विस के लिए। एक वक्त गांधीनगर का खाना की कीमत है 150 रुपया, इतना सा चावल देते, 4 पूरी देते, मेरा तो पेट नहीं भर सकता उसमें। मैं हकीकत बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता ने जो बताया उसके हिसाब से मैं आपको बोलने जा रहा है। रह गया बूथ के हिसाब से, बंगाल में, ठीक है ना, 78,903 बूथ था, तो उसमें उसको बूथ का कार्यकर्ता ढूंढने नहीं मिलता है उसको। और मैं आपको बता, दक्षिण 24 परगना में 12,300 बूथ था, जहां पर 4,500 बूथ में उसमें क्या किया था, 2 डिजिट मतलब 10 वोट नहीं मिला था। और भांगुड़ में 133 बूथ में 0 वोट मिला था, और कैनिंग में 156 वोट में दादा आप सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हो, आप बंगाल की बात कर रहे हो। भाजपा अपने पूरे भारत की बात कर रही है, पूरे भारत में बूथ लेवल पे काम करने की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ बंगाल की बात कर रहे हैं। नहीं, हम इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं।
आप सुनिए, हम तो एग्जाम्पल, इसको कहाँ खमिया है बता रहा। आप क्या सोचते हैं तेलंगाना में आ जाएंगे? मैं आपको यहाँ चैलेंज करके बोलता हूँ, टीआरएस 90 सीट लेके फिर दोबारा वहां पर सरकार बना रहा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। प्रोफेसर भुवन जोशी, मैं डिबेट में आती हूँ सर, डिबेट में प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी 2024 के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अपने आप को समाजवादी पार्टी कहाँ देखती है? देखिए प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में अगर जाता है तो वो उसका अगर मनोबल ऊपर है तो ही वो चुनाव में जाता है, तो परिणाम सुखद आता है। और निश्चित तौर पे अगर किसी राजनीतिक दल का देश में सबसे ज़्यादा इस समय टेम्पो हाई है तो केवल समाजवादी पार्टी है, क्योंकि मैनपुरी के चुनाव ने और खतौली के उपचुनाव ने देश की दिशा और दशा तय कर दी है। और मैनपुरी का जो मॉडल है वही अब 2024 में देश की दिशा और दशा तय करने जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रीति जी कि मैनपुरी का मॉडल क्या है। मैनपुरी का मॉडल है सौहार्द का, गंगा जमुना तहजीब का, विकास का, और इसके साथ साथ जो हेट पॉलिटिक्स है उसके अंत का मॉडल निश्चित तौर पे मैनपुरी का मॉडल है। समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश लेकिन यादव जी अगर मैं कह रही हूँ, प्रोफेसर भुवन साहब यही अभी बता रहे थे हमारे संजय सरकार भी, मैं सीधा कह रही हूँ, राज्यों से निकलकर आपको पूरा देश भर के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। आप अभी भी देखिए, आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो मैनपुरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। देश के परिप्रेक्ष्य में एक एग्जाम्पल तो कम से कम सेट कीजिए ना, जिसके तर्ज पे ये लगे कि भाई प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए कद्दावर विपक्ष जो है वो खड़ा है और वो प्रधानमंत्री को टक्कर देगा, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को टक्कर देगा। प्रीति जी, 28 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, देश का नेतृत्व कौन करेगा यह हमेशा देश ने तय करा है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, चंद्रशेखर जी केवल अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने, वो इसलिए बने क्योंकि देश ने चाहा। मैं आपको इसकी उदाहरण देना चाहूँगा, देवी गौड़ा साहब, गुजराल साहब, निश्चित तौर पे देश नेतृत्व को तय करेगा और आने वाले समय में देश फिर दोबारा 2024 में देश का नेतृत्व तय हो जाएगा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है। तो माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा में चुनाव भी तो लड़े थे, लेकिन योगी सरकार फिर से जीत के, वो भी मैंडेट से जीते हैं। ढुल्लू साहब हमारे साथ, रविंद्र सिंह ढुल्लू, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप नहीं थे सर, थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है, उनसे पहले प्रवक्ता थे हमारे साथ, कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आप देखिए हर 3 महीने पे हमारे यहाँ कार्यकारिणी की बैठक होती है। हमारा एक पूरा काडर है जो कि पार्टी है, काडर बेस्ड हमारी पार्टी है, और एक पूरे सिस्टमैटिक वे में हम काम करते हैं। हमारे पास एक पूरा, हम लोग पहले सोचते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसके बाद तैयारियां करते हैं। मैंने पूछा भी उनसे कि अभी 9 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, तो क्या ये सेमी टेलर की तरह आप इसे लेंगे और सेमीफाइनल की तरह, और 2024 में लोकसभा चुनाव क्या ये तय करेगा ये पूरा 9 राज्य की कैसे आप जीत के आते हो, उसके बाद फिर 2024 में क्या होगा? तो वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम एकजुट हैं, हमें एकजुटता की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी एकजुट हैं और हम लड़ रहे हैं। अभी भी विपक्ष में उन्होंने सीधे कहा कि अभी भी राहुल गांधी, कांग्रेस को, तमाम विपक्ष पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, वो अपनी पार्टी के अंदर के लोगों को ही एकजुट कर रहे हैं। डुल्लू साहब देखिए मैं पहले एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं डिबेट में उस समय पर नहीं था, लेकिन ये जिस प्रकार की बातें मैं भारतीय जनता पार्टी की इनकी जो कार्यकारिणी है उनकी मीटिंग के बारे में मैं सुन रहा हूँ, उसको मैं देखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो केवल मात्र एक अपने आप का बखान करने का जो इनका एक लगातार जो इनका तरीका चलता है, मोदी जी को लेकर के जाएंगे 50 मीटर का एक रोड शो निकाल करके, कार्यकारिणी की मीटिंग में इस प्रकार की चीज कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करती। और फोटो शूट कर रहा है माननीय राहुल गांधी जी से डरते हुए, जो इस प्रकार के फोटो शूट करके अपने आप का जो नाम को जस्टिफाई करने का एक प्रयास चल रहा है भाजपा के द्वारा, तो उसको मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि इस समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी अगर आप लगातार डिक्लाइन पे है, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सरकार बनाई गुजरात के अंदर एक अच्छे मैंडेट के साथ, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य था वो, और उन्होंने 50 से ज़्यादा रैली की, अपने ऊपर ये जो है चुनाव लड़ा है, खुद के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको सफलता हासिल हुई। लेकिन उसके बाद में हर जगह वो लगातार हार रही है,
साउथ इंडिया के अंदर पूरी तरह से डिफंक्ट है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं है साउथ इंडिया के अंदर। कर्नाटका एक होने जा रही है इकलौता जो इनके पास में जो स्टेट है वहाँ पर, इसके अलावा इनके पास में वहाँ पर वैसे ही कुछ नहीं है। रह गया नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आए थे हमने सबने देखा, आपका छत्तीसगढ़ के अंदर जो रिजल्ट आए थे हमने देखा, आपका यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो रिजल्ट आए थे वो हमने देखा, हरियाणा के अंदर लेकिन एक सेकंड अच्छा ठीक है रविंदर जी, आपने पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन जब से दिल्ली में एक कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई है तब से एक स्लोगन है जो कि सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो रहा है, वो ये कि कांग्रेस जो है वो अब भारत जोड़ो यात्रा को अगर देखें तो वो एक मूवमेंट है, लेकिन ये जो कार्यकारिणी की बैठक है ये एक इवेंट है। मैं कह रही हूं कि आप अगर यात्रा करें तो वो मूवमेंट, दूसरी पार्टी अगर कार्यकारिणी की बैठक करे, मंथन करे तो वो इवेंट। ये कैसे? आप भी तो इवेंट ही कर रहे हो ना, आप कैसे दूसरी पार्टी को इवेंट बोल सकते हैं? बताइए सर, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 3000 किलोमीटर पैदल चलना इवेंट नहीं होता। पहली बात हमें समझनी चाहिए। कार्यकारिणी की मीटिंग सभी राजनीतिक पार्टियां करती आई है और करती रही है। कांग्रेस की भी आगे होने जा रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इस प्रकार की जो मीटिंग है बड़ी साधारण है, किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक प्रकार का अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ में बात करने का एक तरीका है। लेकिन इन्होंने इसको इवेंट कैसे बनाया कि भाई कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले आप रोड शो निकाल रहे हो, ये पहली बार हुआ है। ये इवेंट मैनेजमेंट है। यदि अगर कार्यकारिणी की मीटिंग होती वहां पर सिर्फ एक कार्यकारिणी की मीटिंग होती तो निश्चित तौर पर कहता कि भाई मीटिंग है, कोई बात नहीं, इनका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, आंतरिक अधिकार है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि वहां पर क्या फैसला करते हैं, जेपी नड्डा जी को कितने साल के लिए और जो है यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। लेकिन राहुल जी के लेकिन देश को तो मतलब है ना ढुल साहब, लेकिन देश को तो मतलब है, देश को तो ये अधिकार है कि वो जाने के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, वो उनका एक्सटेंशन हो रहा है, ये एक्सटेंशन खत्म हो गया, तो देश को तो ये अधिकार है ना। बिल्कुल है, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूँ ना, तो ये जो जिस प्रकार का मिथ्या प्रचार ये ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, इवेंट मूवमेंट कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? कार्यकारिणी की बैठक एक इवेंट है जिसकी जरूरत नहीं है, कह रहे हैं ढुल साहब, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मूवमेंट के तहत काम कर रही है। 3000 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान काम नहीं है, वो राहुल गांधी ने करके दिखाया। प्रीति जी, दो तरीके होते हैं किसी भी चुनाव या किसी भी तरह के कंपटीशन को जीतने के। एक तरीका ये होता है कि अपने विपक्षी को कमजोर करना, और दूसरा तरीका होता है अपने को मजबूत करना। यहाँ पे जितने विपक्षी लोग बैठे हुए हैं सिर्फ ये बात बोले कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे कमजोर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में क्या है। और यहाँ मैं बैठा हूँ सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपने आप पे काम कर रहे हैं। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे नेता विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, और हमारा जो संगठन है बूथ लेवल पर चला गया है, बूथ लेवल के नीचे पन्ना प्रमुख के लेवल पे चला गया है। हम सबसे बड़ा करप्टेड पार्टी भी है ना, हम वर्ल्ड के सबसे बड़े करप्टेड पार्टी भी है। अरे भाई ये कोई तरीका नहीं, प्लीज, मैं तो नहीं बोला था ना। नहीं, आप बोले ना वर्ल्ड का सबसे बड़े पार्टी है, बिल्कुल पार्टी है, गर्व से कहते हैं करप्टेड पार्टी भी है। ये वही तो टाइम में लिखा है, हमने नहीं कहना भाई। प्रीति जी ये कौन साहब हैं? ये टीएमसी के प्रवक्ता हैं, संजय सरकार जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ममता बनर्जी वाला खेल मत खेलिए, ये बंगाल नहीं है, ये नेशनल पॉलिटिक्स है। आप बंगाल के बाद कहाँ पैदा हुए जरा ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी कहाँ पैदा हुई ये बता दीजिए। गुजरात में भी होगा, खेला यूपी में भी होगा, आप राजनीति को खेला की तरह, आप राजनीति को खेला की तरह लेते हो। भारतीय जनता पार्टी राजनीति को देश की सेवा के लिए लेती है। मैं वही तो बोल रहा हूं। परिमल कुमार जी, ठीक है, परिमल कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी। हाँ बोलिए, एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल जी एक सेकंड समय देते, बोलिए कौशल जी बोलिए। 3 लोग हो, सब मैं अकेला हूँ तो बोलने के लिए समय, ठीक है बोलिए प्रीति जी, कौशल जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है परिमल जी 1 सेकंड का टाइम देते हैं, बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। बोले कौशल जी जल्दी से अपनी बात करिए। प्रीति जी, मेरे किसी दोस्त ने ये कहा था कि भारत के ऊपर कितना कर्जा है। आज विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है और उसके ऊपर कर्जा है 313 ट्रिलियन का वर्ल्ड बैंक। देखिए अर्थव्यवस्था पे डिबेट के लिए आप लोगों को बुलाऊंगी मैं। सुन लीजिए, बोलिए। कमी बताई थी ना, इन्होंने बताया था ना कि भारत के ऊपर कर्जा इतना है। मैं बता रहा हूँ विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी पे कर्जा है, और कर्जा कोई इंडेक्स नहीं होता है। बात यह है कि विकास कैसा है।
नहीं है, विकास कैसा है? हम विकास की बात करते हैं, आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, आप लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की बात करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। जल्दी से डिबेट की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सबसे पहले तमाम मेहमानों के एक बार फिर से स्वागत। तमाम मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ टीएमसी के नेता भी हैं जो कि कई बार अपनी बातों को इतने प्रखर रूप से रखते हैं कि सामने वाला भी चकरा जाता है कि उन्हें बोलना क्या है, संजय सरकार जी। लेकिन शुरुआत हम करेंगे, प्रोफेसर भुवन जोशी हैं जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर, जैसा कि थोड़ी देर पहले जब डिबेट ये चल रही थी, आपने सुना डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा लगातार कह रहे थे कि तमाम विपक्षी पार्टियों में लगातार आप अखिलेश की भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कहाँ हैं ये लोग, दिखाई क्यों नहीं पड़ते, अगर है विपक्ष तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। मैं परिमल कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, बस एक ही छोटा सा सवाल लेने के बाद मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। सर जोशी साहब, मैं कहना चाहता हूँ प्रीति जी, माननीय अखिलेश यादव जी दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि उनका असर पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। और जो मैनपुरी है उसने अभी तक भारतीय जनता पार्टी में तो एसी कमरों में बैठे हुए थे। माननीय जी, आपके सहयोगी उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि चुनाव में माननीय वो कौशल एसी जी के कमरों में बैठे हुए थे। माननीय कौशल जी, और आज ये कह रहे हैं कि पूरे भारत माननीय कौशल जी, अभी आप लड़ रहे थे हमारे साथी टीएमसी के कि आप बीच में मत बोलिए, आप शालीनता, सभ्यता, संस्कृति सब बता रहे थे, लेकिन आप खुद अपनी शालीनता, सभ्यता, संस्कृति को भूल जाते हैं। लेकिन समाजवादी लोग आपको याद दिलाते रहेंगे क्योंकि हम मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन प्रीति जी जानती है, चैनल जानते हैं, आप सब जो मेरे साथ डिबेट करते जानते हैं, मैं लिसनर बहुत अच्छा हूँ, वक्ता मैं नहीं कह सकता बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन लिसनर बहुत हूँ। और आपको डॉक्टर साहब मैंने बहुत ध्यान से सुना। आप प्रमुख सत्ता में दल है, आपको हम ध्यान से सुनेंगे फिर जवाब देंगे। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से चाहता हूँ, आज जो चुनाव इन्होंने टाले हैं आरक्षण की आग में, आरक्षण को इन्होंने लागू नहीं करा ओबीसी वर्ग का, और इस कारण ये चुनाव से भाग रहे हैं। वो केवल मैनपुरी का जो इफेक्ट था उसके कारण ये चुनाव से भागे हैं। और हमारे यहाँ बहुत साथी बैठे हैं, टीएमसी के साथी बैठे हैं, उन ममता जी ने जो प्रयास करा विपक्ष की एकता के लिए, हमारे यहाँ जेडीयू के साथी बैठे हैं, उन्होंने जो प्रयास करा, और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँ चंद्रशेखर राव साहब ने जो प्रयास करा विपक्षी एकता के लिए, हम उन सभी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और हमें लगता है कि विपक्ष की एकता के लिए प्रयास होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रीति जी बहुत जिम्मेदारी से चेहरा भी बता दीजिएगा जोशी साहब। मैंने अभी आप शायद उस समय जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए डॉक्टर साहब, मैंने शुरू में ही बताया था, मतलब आप अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात बोले थे, यही मैंने सुना था। देखिए, तो अपने विपक्षियों से पूछ लीजिए, कोई तैयार भी है। देखिए डॉक्टर साहब, इसके बाद प्रदेश के बाहर डॉक्टर साहब इसका भी जवाब दे देता हूँ, डॉक्टर साहब इसका जवाब भी नेशनल चैनल में दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश के अलावा कितने पांच स्टेट के नाम बता दीजिए जहाँ हो एक सरकार। मैं डॉक्टर साहब उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। हर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग सब संघर्ष करते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने प्रारंभ करी थी प्रीति जी, देश का नेतृत्व कौन करेगा ये देश तय करता है। गलतफहमी में वो लोग हैं जिनके 2 सांसद होते थे, आज सत्ता के नशे में इतना चूर है, वो इतिहास को भूल गए। ठीक है, परिमल कुमार जी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। नहीं तो कौशल कांत जी, जब नीतीश कुमार जी को विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाता और कहा जाता है क्या 2024 में नीतीश कुमार जी विपक्ष में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, तब भी बीजेपी बौखला जाती है। नहीं, बिल्कुल बौखलाई। मैं तो पूछना चाहता हूं, चारों विपक्षी दलों में कौन है चेहरा, ये तो बता दें। ये नेता नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। हाँ। और जहां तक हमारा ऑब्जेक्शन कहाँ है, ये इस बात को समझिए, इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। बोलिए। बीजेपी संविधान को कुचलना चाहती है, धर्मनिरपेक्षता को कुचलती है, और लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता की आप बात कर रहे हैं। अभी आपके नेता 4 दिन पहले रामचरितमानस की चौपाई के ऊपर क्या बोल रहे थे? आप ये मुझे बताइए ना, उनको तुष्टीकरण की बात आप करते हैं, कोई मतलब नहीं है। तुष्टीकरण तो ये विकास नहीं करते। यदि कोई 200 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें से 150 करोड़ नरेंद्र मोदी के एडवर्टाइजमेंट पर, ब्रांडिंग पर खर्च होता है। बतलाइए, ये करदाताओं का पैसा है, भारत कहाँ जाएगा, भारत की गरीब जनता क्या करे?
नीतीश फिर जी मैं का इनसे जवाब क्या है रामचरितमानस की चौपाई के ऊपर? देखिए मैम, देश को प्रीति जी, एक बार बोलने दीजिए ना परिमल जी को, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड फिर काउंटर। कौशल जी आपको भी बोलने दिया था, नहीं ब्रेक के पहले आप बोलना चाह रहे थे, परिमल जी रुक गए थे, परिमल जी रुक गए थे। कौशल जी प्लीज डॉक्टर साहब, एक सेकेंड, परिमल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप लोग काउंटर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बोलिए फिर काउंटर। फिर प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट टू बी नोटेड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 कहता है कि भारत की स्थिति, भारत मीडिया कर्मियों के लिए सबसे खतरनाक स्थान बना हुआ है। अरे मतलब आप अपनी समझे पार्टियों कि की बात कर, नरेंद्र हाँ मोदी मीडिया चलेगा राष्ट्र यार, के कहाँ सामने मीडिया चलेगा यार। वास्तविकता को भी नहीं लाने देते, मीडिया कर्मियों को भी प्रताड़ित करते हैं। भारत की ये स्थिति प्रीति जी, अपनी पार्टी की बात कीजिए सर, पार्टी लाइन सर, मीडिया की चिंता मत कीजिए सर, हम लोग अपनी चिंता कर लेंगे सर। आप पार्टी लाइन पे अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, पार्टी की चिंता कीजिए सर। प्रीति जी, क्या दबाव है आपके ऊपर? तो इनकी स्थिति ही विचित्र है। हाँ। ये बात बोलते हैं कि कौन नेता होगा, मैं आपको बता दूं, भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और जब संसद के चुनाव होंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि बिल में का चुनाव कर लेंगे। लेकिन सबसे आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है नरेंद्र मोदी के विकास के इंडेक्स में सबसे पीछे विकास आपने बना दिया। नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से ज्यादा से वहाँ के चीफ मिनिस्टर और बिहार का क्या हाल कर दिया है। बिहार की हालत को देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं किया ना। आप मुझे ये बताइए, विषैली शराब पी करके वहाँ के लोग मर रहे हैं, वहाँ के व्यापारियों की हत्या हो रही है, वहाँ के स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में आप लोग रामायण की चौपाई के ऊपर तुष्टीकरण का खेल खेल रहे हैं। किस तरह? अरे नीतीश जी का जब पहचानिए तो नीतीश जी का रंग कब बदल रहा है? नीतीश जी और गिरगिट में कोई फर्क नहीं है, एकदम रंग बदल लेते हैं। नीतीश जी की राजनीति का तो हर आदमी का क्या बात करते हैं, आप बताइए ना। रामचरितमानस की चौपाई पे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, विषैली शराब पी करके आपके स्टेट में लोगों की डेथ हो रही है, छापामारी में लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजनीति का अपराधीकरण। ठीक है, ढोल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं सर, और भी लोग हैं, उनसे भी डिबेट होगी। नहीं आप लोग ऐसे मत कीजिए। ढोल साहब, रविंद्र सिंह ढोल, एक तरफ मोदी का विजय, But you cannot make all the people, आप लोग बड़ी अरे ठीक है परिमल जी, परिमल जी, मोदी सरकार। अच्छा ठीक है, और भी विपक्ष के लोग हैं। आप यही है ना कि यही तो कहा जाता है कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है। अब बोलने दे, और भी आप भी विपक्ष है। अरे बोलने तो वाजपेयी के सरकार को देखा, सर बोलने भारत तो ने दीजिए। देवी गौड़ा के परिमल सरकार को जी, देखा, कांग्रेस बोल ले, गुजरात के सरकार को देखा, टीएमसी बोल ले, इनको इतिहास से। रविंदर जी बोल ले, बताइए रविंद्र सिंह ढुल जी। एक तरफ 2024 के लिए मोदी मंत्र, दूसरी तरफ 2024 के लिए कांग्रेस का यात्रा मंत्र, कौन सा कारगर होगा और कैसे सर बताना है? आवाज नहीं आ रही आपकी ढुल साहब, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। निश्चित तौर पर एक बात को मान करके चलिए कि इस बारी राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर हमारे जो सरकार जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस बनाने जा रही है 2024 के अंदर, इसमें कोई दो राय हमें नहीं है। और दूसरी बात जो है, विपक्षी एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको भी उसके भी पक्षधर है कांग्रेस पार्टी, और उसके लिए जिस जगह से जो बात करनी होगी हम करेंगे भी। और हम क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को हमने उसको राजनीतिक रूप शुरुआत, भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन के लिए जो निमंत्रण गया है, जो नया निमंत्रण गया है, उसमें कई बड़ी पार्टियां हैं जिनको राहुल गांधी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। क्या विपक्षी एकता, एकजुट के लिए वो तमाम पार्टियां जिनको निमंत्रण नहीं गया है, क्या उनका इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या वो 2024 के लिहाज से क्या वो महत्वपूर्ण पार्टियां नहीं है जिनको एकत्रित करके आगे बढ़ा जा सके, जिनमें महत्वपूर्ण केसीआर भी हैं, केसीआर की पार्टी भी है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से जब ये निमंत्रण दिया गया तो उनकी अपनी एक ये सोच रही है कि जो भी कांग्रेस की विचारधारा से जो है मेल खाती पार्टी हैं, जो कांग्रेस के एजेंडा से समर्थन जिनको लगता है, तो उन्हीं पार्टियों को उनकी तरफ से एक निमंत्रण दिया गया। हाँ। जहाँ उन्हें ये लगता है
कि भाई यहाँ पर कोई कि हमारे विचारधारा का मेल नहीं हो रहा है या हाँ। कोई और चीज है, वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया गया। हाँ। तो एक बड़े स्तर के ऊपर विरुद्ध विपक्ष को हमने इकट्ठा करने का जो हमारा प्रयास किया है, हमारा विश्वास है कि वो पूरी तरह से जो है सफल होने वाला है और आने वाली विधानसभा चुनाव के अंदर जो है, एक चीज जो आप खुद कह रहे थे ढुल साहब, अभी एक चीज है जो आप खुद कह रहे थे कि हमें अगर 2024 में विन विन सिचुएशन में अगर आना है, अगर हमें जीतना, अगर हमें विन करना है, तो तमाम विपक्षी पार्टियों को, जो कि आप इस एक बात को समझिए, कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो अभी भी मजबूत, अगर उनको हम देखें तो बहुत मजबूती के साथ अपने राज्य में टिके हुए नहीं है। लेकिन आपको यहाँ ये भी मानना होगा कि कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं और साथ ही विपक्षी राज्य जहां पर कांग्रेस या फिर किसी और दूसरी पार्टी की सरकार है, वो अपने राज्यों में मजबूती के साथ टिके हुए हैं। तो अगर आपको मोदी जैसे चेहरे पे, जहां पर आप खुद मानते हैं कि एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है, कि उसके पीछे काडर है, उससे लड़ने के लिए आपको नहीं लगता कि तमाम विपक्षियों को आगे आना चाहिए, जिसकी चिंता बार बार, चिंता में क्या, जिसपे कमेंट जो है बार बार भाजपा कर रही है कि पहले आप एकत्रित तो हो जाइए, एकत्र तो हो जाइए। हाँ, कौशलकांत मिश्रा जी। प्रीति जी, मैं सिर्फ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो देश में सर तन से जुदा का अपोजिशन हो रहा और राहुल गांधी का आज का स्टेटमेंट ही गला कटने की बात करता है और वो चुनावी हिंदू बनने की बात करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वो कोर्ट के ऊपर उल्टा जनेऊ पहना के घूमते हैं और हिंदू पे फर्क करते हैं। आप ये देखिए, इसके पहले 2016 के पहले आप मेरे को एक भी फोटो दिखा दीजिए जिसमें कांग्रेस के दफ्तर में भी कभी दिवाली या होली करी गई हो। ठीक है। आप मुझे एक भी फोटो दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका जी की कोई राखी बांधते हुई फोटो आई हो। अरे तो ये जो चुनावी हिंदू बनने की अब मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ, एक सेकंड में आती हूँ। अरे नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है सर। प्रीति जी, बात ये है कि ये लोग जो मेरा नहीं सर, इसमें पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। राजनेता जो भी करते हैं वो मैसेज देने की करते हैं। अरे मैं अपने भाई को राखी बांधूं, पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे नहीं डालूं, मेरी मर्जी है। तो पर्सनल है ना सर, वो पर्सनल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राखी बंधवा के डाले, सोशल मीडिया पे नहीं डाला। अरे सर, पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछिए। प्रीति जी, मुझे ये बताइए, फिर इफ्तार पार्टी क्यों होती थी? बस इसका जवाब दे दें। के ऊपर भारत फिर झंडा इफ्तार पार्टी क्यों होती थी, बता देना। वो भी आप ये बताइए, इस देश फिर इफ्तार पार्टी क्यों होती थी? फिर इफ्तार पार्टी क्यों होती थी? नहीं, कौशलकांत जी, आपके यहाँ हरियाणा के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी की दाढ़ी व्हाइट इसीलिए करवा दी गई है ताकि वो मैच्योर दिखे। इस तरह की बयानबाजी और राखी बंधवा के फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि ना, इससे क्या लेना देना है सर? नहीं, लेना देना यह है कि जब वो हिंदुओं की राजनीति करना चाह रहे हैं, हिंदुओं के वोट चाहते हैं, तो नकली हिंदू वोट क्यों आते हैं? आप ये संजय सरकार जल्दी से, समय कम है। राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया जाता है, भगवा आतंकवाद का नाम लेते हैं और उनको जब जरूरत होती तो वोट बैंक के लिए जाकर के फोटो खिंचाते हैं। समस्या यहाँ पर है। तालिब होसन से जैसे आतंकी जो अमित शाह को पीछे खड़ा रहता है, जिस पर बोला नोटबंदी में आतंकी खत्म हो जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी। भारत 77% हिंदू हिंदुस्तान में है और भारतीय जनता पार्टी को जब मेरे भाई ये बताइए ना, 2014 के बाद आतंकवादी घटनाओं में 93% की कमी आई है। 2014 के बाद से आतंकवादी घटनाओं में 93% की कमी आई है। किस जहां में है? अरे थोड़ा ध्यान से देखिए। हिंदुस्तान में है। आप पहले क्या होता था? पहले होता था कि पहले आपको रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट मिलता था कि चीजों को न छूइए, विस्फोटक हो सकता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये वाला नारा खत्म हो गया है। ये अनाउंसमेंट अब स्टेशन पे नहीं होता है। अरे साफ जवाब दीजिए ना। 93% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रनिष्ठा है। और ठीक है, एक सवाल कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस से एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता, एक सेकंड, कांग्रेस प्रवक्ता ढूंढ साहब जी।
एक तरफ मैं कह रही हूँ, आपने एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसपे आप कह रहे हो लगातार कि विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी है जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, उसी के साथ ये पार्टी आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है और साथ ही कभी भी कांग्रेस ने इससे इतर सोचा ही नहीं पार्टी के अंदर रहते हुए भी। तो आज जो राहुल गांधी ने कहा कि मैं गला कटवा दूंगा लेकिन आरएसएस के दर पे नहीं जाऊंगा, आरएसएस के पार्टी ऑफिस नहीं जाऊंगा, दफ्तर नहीं जाऊंगा, तो ये आप तो एक तरफ ये कह रहे हो कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर लोग हमारे साथ जुट रहे हैं, 2024 में हम जीतेंगे, और लोग जो यूथ है वो भी यही सोच के आपके भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुटी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये यात्रा अब अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी के जो बोल है वो भी तो नफरती होते जा रहे हैं ना ढोल साहब, फिर अंतर कहाँ रह गया? देखिए, इसी एक के बात साथ तो एक मैं सवाल बिल्कुल जोड़ना स्पष्ट चाहूंगा, कर इसी के साथ एक सवाल जोड़ना चाहूंगा दोस्त। अरे बस सॉरी मैं अब मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं और उनके जब सीएम सुक्खू साहब बोले पहले स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हमने हिंदुत्व को हराया। किस तरह की काम करते हैं सवाल जवाब प्लीज पहले जवाब देने दीजिए। नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे। जवाब ढोल साहब जवाब उसके बाद परिमल जी। देखिए जो भाजपा की तरफ से जो झूठ फैलाने का प्रयास होता है उसको भी मैं पहले काउंटर कर दूं। इससे पहले इन्होंने कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटी कम होगी। 12 टेररिस्ट अटैक 2016 के बाद में 2021-22 तक हो चुके हैं, मेरे पास में यहाँ पर लिस्ट मौजूद है। तो ये झूठ बोलना बंद करें। तो अब आ जाता हूँ मैं अगली बात पर। आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न के ऊपर मैं जब बात करूंगा तो पहली बात तो हम तुष्टीकरण की राजनीति करते नहीं। हाँ। हमें तुष्टीकरण की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इस देश का हर एक नागरिक, हर एक जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, एक जवान, उसकी हम राजनीति करते हैं, उनके हित की राजनीति करते हैं। हमें किसी वर्ग को चुनने की आवश्यकता नहीं है राजनीति करने के लिए। ये भाजपा का ट्रेडमार्क है। किसी वर्ग आपके प्रधानमंत्री ने बोला था तुष्टीकरण का ट्रेडमार्क भाजपा का है। ये कब्रिस्तान की संस्थान की बात करते हैं। इनके मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि देश के संसाधनों पे किसकी बात करते हैं? ये बात आप ही बताइए ना। मौलवियों को सैलरी देते हैं, आप कहते हैं तुष्टीकरण नहीं कहते हैं। आपके 109 करोड़ हिंदू है। मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि नहीं है। ये लोग कहाँ देश को लेके जाएंगे? कह रहे आपके प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक है परिमल कुमार जी, समय नहीं, जल्दी से परिमल कुमार जी, आप लोगों की तरफ से भी, आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार कहा जाता है कि जो भाजपा है वो एक विचारधारा की पार्टी है, लेकिन जब अभी देखिए 4 दिन पहले डॉक्टर चंद्रशेखर ने जो विवादित बयान दिया है रामचंद्र मानस के ऊपर, वो क्या है? हिंसा फैला रहा है ना। अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिमल कुमार जी देखिए भाई, हम आश्वस्त कर दें कि जनता दल यूनाइटेड की नीति, यह जनता दल यूनाइटेड कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। हाँ। हम लोगों ने तो अपना बीजेपी का, यह तो धर्म के नाम पर राजनीति करना तो बीजेपी का काम। अच्छा, वो देखिए आप देखिए कि बीजेपी वाले रामचरितमानस की चौपाई के ऊपर आपके नेता ने बोला था ना, मात्र इत्यादि पर अपना समझते हैं, दुरुपयोग करते हैं। नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहना भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। राजनीति लगातार भारतीय संप्रभुता सिकुड़ रही है। आप देखिए बार-बार हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। इतना महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लेना आप लोग। इतना महत्वपूर्ण सवाल आप ही लोग, मैं वही कह रही हूँ। तो इनकी स्थिति क्या है 2024 तक की आरएसएस के एजेंडे को सवाल आप ही लोग पूछिएगा, जवाब भी आप ही लोग लेंगे, बोल लेने दीजिए। उन्माद उत्पन्न करेंगे, उस तरह का माहौल उत्पन्न करेंगे। कुछ दिन पहले ही आप देखें कि पब्लिक मंच से कहा जल्दी से दर्शन करेंगे। आप बतलाएं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में बोमे मामले में यह कहा कि राजनीति और धर्म को अलग रखा जाए और यही भारत के बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बार बार ये धर्म का प्रयोग क्यों करते हैं? इनको बेरोजगारी, गरीबी पहले तो आप ये समझ लीजिए। संजय सरकार से जवाब, संजय सरकार प्लीज समय कम है, संजय सरकार से जवाब ले लेने दीजिए। संजय सरकार जी, ममता बनर्जी लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी के ऊपर हमलावर थी, ममता बनर्जी खुद विपक्ष को एकजुट करने का काम क्यों नहीं करती? संजय सरकार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
संजय सरकार, मैं कह रही हूँ ममता बनर्जी, आप अपनी बात चिल्ला चिल्ला के तो रख रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी विपक्षों का क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करती हैं? ममता बनर्जी तो कैपेबल है, ममता बनर्जी क्यों नहीं सारे विपक्षों को एकजुट करती हैं? हम पूरा विपक्षियों को समर्थन करते हैं और अरे एकजुट ममता बनर्जी क्यों नहीं करती हैं? एकजुट होकर हम लोग रहेंगे। एक चीज आपको 30 सेकंड समय दीजिए प्रीति जी। बोलिए, भारतीय बोलिए। जनता पार्टी को जो दिलीप घोष से उपाध्यक्ष है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोला राम कोई भगवान नहीं, राम एक ममता राजा का बनर्जी तो काल्पनिक है। बंगाल में राम खेला कोई भगवान खेलती है, है, राजनीति नहीं ये करती भारतीय है। जनता पार्टी को बीजेपी वाले दिलीप घोष ने इतने बोला था। निर्लज लोग हैं। ये मैं आपको गौसोनी को तो बता जवाब दूं, देना चाहिए जुलाई ना। 2022 में इनके सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि संविधान में सेकुलरिज्म को इरेज कर दिया जाए। इनकी मंशा देखिए। ये सेकुलरिज्म जब से लाया गया, सेकुलरिज्म लाया कब गया था? सेकुलरिज्म लाया कब गया था? इमरजेंसी लगा करके, अरे आईना तो देखिए, इमरजेंसी लगा करके इमरजेंसी लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल पे चेंज किया गया था। सेकुलरिज्म क्या पहले नहीं था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के बारे में नहीं पता था? लेकिन आप लोगों ने सेकुलरिज्म का शब्द ला करके चलिए फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट दीजिए। समय कम है, अब फाइनल कमेंट की बारी है। शुरुआत प्रोफेसर भुवन जोशी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शुरुआत आपके साथ, फाइनल कमेंट दीजिएगा सर। देखिए प्रीति जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 2024 के चुनाव में हम लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी तैयार है। जल्दी से सर। और निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ। जो मैनपुरी हाँ। का मॉडल है वही देश की दिशा और दशा तय ठीक है, करेगा। परिमल कुमार जी, फाइनल कमेंट। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट से ये पता चल गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार वास्तविकता को छिपाना चाहती है। हाँ। और मीडिया कर्मियों से वास्तविक स्थिति, जो बेरोजगारी, जो अशिक्षा इत्यादि की समस्या है, उसको लोगों के सामने नहीं रहना चाहता। तो भारत की जनता ये जान चुकी है। हाँ। तो 2024 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता का जाना तय है। और निश्चित रूप से आप समझे कि इनकी जो प्रवृत्ति इस तरह की बनी रहेगी, भारत निश्चित रूप से संजय सरकार, फाइनल मैं एक चीज बोलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है दिलीप घोष जी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बोला राम पुरुषोत्तम राम कोई भगवान नहीं है। ठीक है, कोई भगवान नहीं है, वो एक राजा थे, एक काल्पनिक चरित्र है। इस जवाब समित ठीक है, रविंद्र सिंह ढोल साहब, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ। देश का नेतृत्व करने के लिए, देश हाँ। की सेवा करने के लिए कांग्रेस हाँ। पूरी तरह से तैयार है। आने वाला समय कांग्रेस का है और भाजपा का सीधे डूब रहा है। हाँ, ठीक है। कौशल कांत मिश्रा जी, भाजपा के प्रवक्ता, जल्दी से फाइनल कमेंट अपनी तरफ से, पार्टी लाइन। सारा विपक्ष मिलकर के मोदी को हटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाना चाहती है, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनाना चाहती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ पूरे देश को, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना चाहती है। ये फर्क है, बेसिक डिफरेंस है विपक्ष में और भारतीय जनता पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इंडिया के सवाल में। और साथ ही आपने देखा कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरुआत से ही विवादों के घेरे में है, और साथ ही आप देखिए दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी लगातार विवादों में ही है। दोनों ही पार्टियां यानी कि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ रणनीति है, दूसरी तरफ यात्रा है। जीत किसकी होगी आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन पल पल की अपडेट के लिए देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और प्राइम टाइम डिबेट, इंडिया का सवाल।